अस्सलाम वालेकुम। वॉइसेस ओवरसीज़ की स्पेशल एपिसोड के साथ एंडी खान आपके साथ। मेरे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं काज़िम रज़ा हैदरी साहब, दानिश काज़ी साहब और औरंगज़ेब भट्ट साहब एज़ यूजुअल। काज़िम साहब का ताल्लुक एमकेएम पाकिस्तान से, दानिश भाई जीए कराची के प्लेटफ़ॉर्म से और औरंगज़ेब भट्ट हमारे भाई जो हैं वो पीटीआई से। आजकल हम बड़ी हलचल देख रहे हैं एमकेएम पाकिस्तान के अंदर। काज़िम भाई ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? कुछ रोशनी डालेंगे? ऑन ग्राउंड बिल्कुल सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसे कि पहले था। हमारे चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं और बाकी तमाम लोग उनकी ज़ेर क़यादत जो है मुत्तहिद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। और सब अमन है, सुकून है बिल्कुल यहाँ पे। क्योंकि आपने देखा होगा आज राब्ता कमेटी नहीं बल्कि अब तो ये कैबिनेट है एक तरह से अनऑफिशियल। उनकी मीटिंग हुई और उसके अंदर फारूक भाई मौजूद थे, हनीफ खान खानी भाई मौजूद थे, मुस्तफ़ा भाई मौजूद थे, फिर तमाम एमपीएस को बुलाया गया और कराची की तरक्याती कामों के लिए उनको ब्रीफिंग दी गई और उनसे इनपुट ली गई। तो एज यूजुअल है बिजनेस बेसिकली। अच्छा, एक तरफ जो है वो गो गवर्नर गो के नारे लग गए, एक तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी के खिलाफ नारे लग गए, फिर उसके बाद एक मुज़ाहरा ख़वातीन ने कर दिया, मुस्तफ़ा कमाल को गद्दार कह के, और आप कह रहे हैं कि बिज़नेस एज़ यूजुअल सब कुछ सुकून है। देखिए अगर गवर्नर ये साहब सुकून आपने है तो नीचे हैजान क्या होता है? काज़िम भाई मुझे ये बताएँ, अगर ये सुकून है तो हैजान क्या है? नहीं, देखिए आपने एमक्यूएम के बारे में पूछा था। गवर्नर साहब जो है एक आईनी ओहदा रखते हैं, सिंध के गवर्नर है। एमक्यूएम की तरफ से वो नॉमिनेट किए गए थे और उस एमक्यूएम की तरफ से नॉमिनेट किए गए थे कि जो 2018 में 4 सीटें कराची से लेकर जीतकर पीटीआई के साथ बैठी हुई थी और बाद में अलहदा होके शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठी हुई थी। तो आज की जो एमकेएम है जो 17 सीटें जीती है मुस्तफा भाई, अनिल भाई और फारूक भाई के आने के बाद, तो इसके वो एक तरीके से हमने कबूल कर लिया उन्होंने, लेकिन इस एमकेएम के वो नॉमिनेटेड गवर्नर तो नहीं है। ये पिछले दौर में गवर्नर अपॉइंट हुए थे और आईनी और तकाजा ये है कि वो किसी पार्टी का मेंबर ना हो। तो वो इस वक्त एमक्यूएम के आईनी तौर पे मेंबर नहीं है। अच्छा, वो एमकेएम के मेंबर नहीं है, ये पहले डिप्टी कन्वीनर भी हुआ करते थे ना? जी हाँ, पहले मेंबर होते थे, उसके बाद वो फारूक भाई के साथ बहाली कमेटी के को सपोर्ट कर रहे थे। तो इस वक्त जो है ना सूरत हाल डिफरेंट है। बहरहाल इस वक्त वो सिंध के गवर्नर है, एमक्यूएम के मेंबर नहीं है। दानिश भाई आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? देखें, कासिम भाई की मजबूरी है। आपने असल में इनके नाम के नीचे लिखा हुआ है एमक्यूएमपी, सही है। तो वो जाहिर बात है वही बात करेंगे जो एक ऑफिशियल उनको दी जाएगी लाइन। अच्छा, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं कराची की बात करता हूँ, साफ सी बात है। और मेरी नज़र में कल जो हुआ है, कल 2 दिन से जो चल रहा है मामला, हम्म। ये बहुत दिनों से जो आपसे पहले भी बात हुई थी और कुछ महीनों से मैं इस पे बात कर रहा हूँ। मेरे कोई 10 12 15 वीलॉग्स हैं इस टॉपिक पे और मैं मुसलसल इस आने वाले तूफान की पेशकमी कर रहा था कि ये होने वाला है। ये उसका एक ट्रेलर था। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये कल उसका एक ट्रेलर था, एंड गेम नहीं था, एंड सीन नहीं था। ठीक है। और काजिम भाई शायद थोड़ा सा बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं। जारी बात है उन पे पार्टी डिसिप्लिन शायद अप्लाई होता हो, मगर मैं बुर्दबारी का मुजाहरा नहीं करूंगा। बात यह है कि जहां पर काजिम भाई एक बात कह रहे हैं, उसमें काजिम भाई ने पार्टी की लाइन ली है कि वो सिंध के गवर्नर है, मगर इनके जो चेयरमैन है खालिद मकबूल सिद्दीकी, सही है, वो ये बात नहीं कह रहे। जब आप उनका स्टेटमेंट सुने तो वो ये बात कहते हैं कि जी बहुत कलीदी किरदार है गवर्नर सिंध का हमारे अफेयर्स के अंदर। हम मशवरे भी उनसे करते हैं, ये भी करते हैं। तो सारी बात है, अगर वो अगर उनका एमक्यूएम से ताल्लुक नहीं है तो मशवरे क्यों हो रहे हैं उनसे? एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये आपको याद होगा, 8 से 10 दिन पहले एमक्यूएम की एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका लुब्बे लुबाब इजी मसाइल पे था, उसको पीपल्स पार्टी की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था उनकी परमिशन के साथ, मेरी सोर्सेज के हम्म। साथ। ठीक है। तो उसके अंदर भी वो गवर्नर से आए हुए थे और वो चाह रहे थे कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें, मगर उनको से। ठीक है। और जो सबसे बड़ा फड्डा खड़ा हुआ है वो इस बात पे खड़ा हुआ है कि जो सर्कुलर निकाला गया है उसके अंदर जो कमेटीज बनाई गई हैं उसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी है सूबाई कम से कम, और मेरे पास ज़्यादा की भी इंफॉर्मेशन है कि पूरे नेशनल लेवल भी होने जा रहा है। मैंने कल भी इस पे व्लॉग किया है, काजिम भाई भी थे। मगर पार्लियामेंट्री कमेटी का जो इंचार्ज है वो आपने कसोरी साहब हैं। गवर्नर टिसोरी को बना दिया था। यानी कि जो भी आपने सिंध में काम करना है
वो कामरान टिसोरी ही डील करेंगे सूबाई गवर्नमेंट के साथ। तो प्रोविंस फेडरल जो थी वो खालिद साहब समझ रहे थे कि उनके हाथ में है, और उन्होंने मुस्तफ़ा अनीस भाई को काटने के लिए, जो कि एक्चुअली जैसे अभी काजिम भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि 4 सीटों से 17 सीटों पे जो लोग ले गए, और जिसके से आज आप 22 सीटों पे करते हैं, और वो लोग जो जब जैसे कल खुद भी काजिम भाई ने भी वाकया बताया कि जब इजलास हुआ, वर्कर इजलास हुआ मर्जर से पहले, जिसमें एमकेएम के पास 500 लोग खड़े थे वर्कर इजलास में, और हमारे ये पीएसपी, जो कि मैं पीएसपी का हिस्सा था उस टाइम पे, उस वक्त 4000 लोग खड़े थे। तो उसको बनाने वाला जो है उनको आपने पार्टी से कटा दिया। तो एतराज इस बात पे हुआ है, और इस पे शोर मचाया कि गवर्नर सिंह अगर एमकेएम का हिस्सा नहीं है तो फिर उनको ये जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है, किसी की भी फरमाइश पे, फारूक सत्तार की फरमाइश पे, या खालिद मकबूल की ख्वाहिश पे, या उनकी कमजोरी की बिना पे। क्योंकि ये तो क्लियर है कि किसी ने उनको फोर्स नहीं किया इस्लामाबाद या पिंडी से, ये उनके अपने दिमाग का इस्तराब है जिसकी वजह से उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो इसीलिए कल कारकुनान भड़क गए और उन्होंने इस पर आवाज उठाई, शिकायत की, और जहां तक ये है, और उसमें बहुत सारी और बातें अगर आप बात करते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँ। दानिश भाई, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कामरान टिसोरी साहब जो हैं वो बंदे ही इस्टेब्लिशमेंट के हैं। तो अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये डायरेक्टली कह रही है कि हम कराची के साथ और सिंध के साथ जो है ना एमकेएम के अफेयर्स को हम खुद देखेंगे। काजिम भाई, क्या मैं दुरुस्त हूँ या इसमें गलत हूँ मैं? देखें, आप ये समझ रहे हैं, आपको समझने का हक है, लेकिन एमक्यूएम के अफेयर्स जो हैं, हमें एमक्यूएम के मादी को नहीं बोलना चाहिए, और एमक्यूएम को कभी भी, ठीक है कि हम एमक्यूएम इस वक्त जो है वो अल्ताफ हुसैन से अलहदा हो चुकी है, एमक्यूएम की पॉलिसी मेकिंग के अंदर अल्ताफ हुसैन फैक्टर को हमेशा कंसीडर किया जाता है, और जब अल्ताफ हुसैन फैक्टर को कंसीडर किया जाता है तो फिर इंडिया का फैक्टर भी कंसीडर किया जाता है। जब इंडिया का फैक्टर कंसीडर किया जाता है तो फिर एमक्यूएम का अफेयर, मैं खुल के बात करूं अगर आप इजाजत दे तो। हाँ, आप खुल के बात करेंगे। अब आपने इंडिया का जिक्र किया तो फिर वो उन लोगों का भी जिक्र कर लें जिन्होंने इंडिया के पासपोर्ट खुल के निकलवाए बात थे। तो खुल के बात करता हूं मैं, तो फिर जब इंडिया शेर का अफेयर में बीच में आ जाता है, तो इंडिया का जब अफेयर आ जाता है बीच में, तो फिर एमक्यूएम की मुतालिक डिसीजन मेकिंग कराची, सिंध से उठकर इस्लामाबाद में चली जाती है, और वो डीजीसी के बजाय डीजी आईएसआई के हाथ में चली जाती है। तो जो लोग अगर डीजीसी के मसलन जो बाकी पार्टी थे उनको डीजीसी डील कर रहे होते और उनके नुमाइंदों से कांटेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे मुस्लिम लीग हो गई या पीपल्स पार्टी हो गई, या फिर गवर्नर साहब के जो दोस्तियां हैं जिन लोगों से, वो लोग एमक्यूएम के अफेयर्स में डिसीजन मेकिंग का रोल प्ले नहीं कर सकते। जिस लेवल के डिसीजन मेकिंग की आप बात कर रहे हैं, उस लेवल के डिसीजन मेकिंग में हमेशा ये देखना होगा कि कौन किस तरफ खड़ा हुआ है, खास तौर पे अल्ताफ हुसैन के मुद्दे को लेके। अच्छा, ये एक बात बताएं, जब पीटीआई ने ऑलरेडी 8 फरवरी की कॉल दी हुई थी तो आप लोगों को ये सारी हड़ाउड़ी उसी टाइम पे करने की क्या जरूरत पड़ी हुई थी? ये तो औरंगजेब भाई बताएंगे। ये आप लोगों ने कहीं पीटीआई के खिलाफ साजिश तो नहीं की है? जो खान साहब का यौम सया था, आपने खराब करने की कोशिश की है उसको? नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं कि कराची में 8 फरवरी को जो कुछ भी एमक्यूएम के हवाले से तो हो रहा था, लेकिन मुझे पीटीआई के हवाले से कराची में कोई भी एक्टिविटी कहीं पर भी अवाम में, जैसे थोड़ी बहुत होती है ना कि आज 8 फरवरी है यार, आज 10 मुहर्रम है, मतलब कोई एक्टिविटी मुझे नजर नहीं आ रही थी, यार बिल्कुल काजिम भी। भाई, वैसे मतलब पीटीआई वाले बेचारे पहले ही डर गए होंगे। उन्होंने कहा एमकेएम वाले बाहर निकले हुए, कहीं एक और 12 महीना हो जाए। तो हटो बचो नहीं सिचुएशन तो नहीं क्रिएट की हुई थी ना आप लोगों ने। नहीं, कोई ऐसा, खैर एमक्यूएम, ये वो एमक्यूएम नहीं है कि जिसके डर से लोग बाहर नहीं निकलते। यहाँ पे मैं बैठ के आपके साथ अल्ताफ हुसैन के खिलाफ खुल के बात करता हूँ, और फिर मैं अपने आराम से घर से बाहर निकलता हूँ, घूमता फिरता हूँ, वापस आ जाता हूँ, थैंक्स टू इस्काम खानी और मुस्तफा कमाल के। ये अब वो सूरत हाल नहीं है कराची में कि जी आप कोई बात नहीं कर सकते, आप बात कर सकते हैं। नहीं, पीटीआई वाले, एंडी भाई, ये जो झगड़ा स्टार्ट हुआ है ना, ये हाँ, 8 को स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 6-7 से हो रहा था, और ये झगड़ा होना था। देखिए, मसला ये है कि कल जैसे कि मैंने कल अपने व्लॉग में भी कहा, एक बहुत सीनियर रहनुमा ने एमकेएम के इस कंडीशन के साथ के, जारी बात है मैं उसकी इनके नाम की पर्दादारी रखेंगे, उन्होंने मुझे ये बताया है कि इस वक्त चूंकि जारी बात है कि एक झगड़ा हुआ पिछला, आपको पता है बिलावल भुट्टो के साथ एक मसला हुआ था, तो पता है ना आपको क्या हुआ था उनके साथ? जी। उनको ऑफलोड भी कर लिया गया था जहाज से, ये पता भी होगा आपको शायद, नहीं पता तो चले आप सुन लें आज।
तो उसके बाद से फंडिंग की बात शुरू हो गई हुई है, और जाहिर बात है पैसा आना है बहुत सारा। अब वो पैसा आएगा, जाहिर बात है वो बट रहे हैं एमपीएस में, एमएनएस में। तो ये जो रोल है उसको इसके लिए इम्पोर्टेंट, कलीदी रोल इसलिए था कि जब ये पैसा आएगा तो उसकी जो स्पेंडिंग है या उसकी जो एलोकेशन है, उसमें अचानक से गवर्नर कामरान टिसोरी का रोल डाल दिया गया उसके अंदर। और जाहिर बात है उनके नीचे जो एक लेयर है वो खालिद मकबूल की और सुतार की है। और इसके पीछे मकसद ये था कि जितने भी एमपी एमएनए हैं, भाई जाहिर बात है जो पैसा देगा वो उसी के नीचे लगेंगे ना, पंजाबी में कहते हैं थल्ले लगेंगे, उसके गोडों में बैठेंगे, ठीक है ना। तो वो गेम ये थी कि उनको गोडे बिठाने थे, गोडों में बिठाना था कामरान टिसोरी के। और उन्होंने कहा जी अब आपको, अब देखिए ना, जो एमपी एमएनए कामरान टिसोरी के थल्ले नहीं लगेंगे उनको पैसा नहीं मिलना था। ये है सारी गेम बेसिकली। तो और जो अब वो कौन होंगे, और जो लगेंगे जाहिर बात है वो आहिस्ता 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 उनको अपनी तरफ तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि रियलिटी तो ये है ना कि जो आज के एमकेएम के इलेक्टेड एमपी एमएनएज हैं उसमें 2 या 3 वाजे ग्रुप हैं, सही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर वो जो बड़ा ग्रुप पीएसपी वाला ग्रुप है, अगर वो कल एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेता है, उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो उनको काबू में रखना है, तो पैसे के थ्रू काबू करेंगे। अब आप सोचते ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहा है, मेरी में नहीं हो रहा, और मैं पीएसपी से गया हुआ हूँ एमकेएम में, तो जाहिर बात है मेरा वोटर मुझसे कहेगा ना तुम निकम्मे हो, वो एमकेएम को शिकायत नहीं करेगा, वो मुझ पर उंगली उठाएगा। तो ये कंट्रोल करने के लिए ये सर्कुलर का शोषण किया गया। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब ये निकाला गया और जब कुछ सीनियर रहनुमाओं ने इस पर बातचीत की खालिद मकबूल से, तो खालिद मकबूल ने उस वक्त कहा कि ओहो ये क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं है, ये तो अभी आपसे मुशावरत हुई थी, पहले फिर घुमाना शुरू किया, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये रिजवान बाबर ने गलती से निकाल दिया फलां धमाका। हालांकि वो कह तो रहे थे, और पीछे से उनकी सोशल मीडिया टीम जो थी वो तवातुर के साथ इसको पुश आउट कर रही थी। तो वो मुनाफकत कर रहे थे, उनका काम ही मुनाफकत है बेसिकली जो है। तो कहने का मकसद ये है कि ये झगड़ा तो 7 तारीख को स्टार्ट हो गया था। और मुझे लगता है, मैं आपको बताऊं, जो एक बात कही उसकी कंटिन्यूटी में, कि देखिए ये फैसला तो अब नजर आ रहा है कि खालिद मकबूल का रोल खत्म हो गया एमके में, सही है। अब खालिद मकबूल ने सोचा ये होगा, क्योंकि वो एक आदमी फितना तो है, उसने सोचा होगा जाते हुए मैं एक लड़ाई करवा दूं, और उसने सोचा होगा जाते हुए मैं मुस्तफा कमाल की और कामरान टिसोरी की लड़ाई करा दूं, और बीच में बैठ कर तालियां बजाऊं और अपनी सेटिंग बना लूं। ये हुआ है और कुछ नहीं है मेरी नज़र में। क्योंकि और जारी बात है, कामरान टिसोरी की एक एक्सप्रेशन तो है ना, आपको याद होगा कि मैंने पिछले दिनों एक ट्वीट क्लिप शेयर किया था, जब खालिद मकबूल कह रहे थे कि इनको कन्वीनर बनने की ख्वाहिश है। आपको याद है, झगड़ा हुआ था इनका 17-18 के अंदर। तो जाहिर बात है कि खालिद मकबूल जो है कि एक बहुत ही बहुत टैलेंटेड सियासतदान है बकौल काजिम भाई के, ठीक है। तो उन्होंने जाते हुए एक सोचा छोड़ा, उन्होंने कहा वो साड़ी तो लगी रही है तो सबकी लगा दें, लपेट दें उनकी ना सबकी। तो ये हुआ है बेसिकली, और कुछ नहीं हुआ है। और फिर जाहिर बात है उसका रिप्रिकॉशन इतना नहीं, जितना आया है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सही है कि इतना आया है कि अगर वो वहां पे होते तो मुझे नहीं पता, कारकुनान बहुत तपे हुए थे। मुस्तफा ने कहा कि अगर हम होते हम संभाल लेते। मुझे नहीं लगता उस वक्त अगर खालिद मकबूल उसको मौजूद होते हैदराबाद में, मुझे 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 उनकी सिक्योरिटी की बड़ी फिक्र हो जाती उस टाइम, अगर मैं उनकी जगह होता। तो एक आध चमाट पड़ने का कोई प्रोबेबिलिटी थी, पड़ जाता उनको मेरे हिसाब से। मेरा मेरा अंदाजा है, जो कारकुनों के सेंटिमेंट बहुत खराब थे उस टाइम। जी भट्ट साहब, खान साहब ने तो एक हफ्ते पहले कॉल दी थी, एमकेएम ने कराची में फटा शुरू कर दिया, लोग निकल नहीं सके। लाहौर में चंद एक मनचले निकले थे, जैसे ही ये पता चला कि जी पुलिस एक्टिव हो गई है, वो गायब हो गए। सिर्फ सवाबी में कोई 25-30 हज़ार के करीब बंदा इकट्ठा हुआ है। ये मतलब यौम से फेल तो नहीं हो गया सर? जी, बात यह है कि पता नहीं यौम स्याह मनाया क्यों है आपने। देखें, ये जो 20-25-30 हज़ार बंदा निकलता है ना, अगर आप इनकलाब इन्हीं 25-30 हज़ार से लाना है तो फिर आप सोए रहें, क्योंकि इनकलाब 25-30 हज़ार से नहीं आता, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जलसे करते क्यों हैं, क्योंकि पीटीआई जब से बनी है वो बस सड़कों पे ही है, ठीक है। जलसे, जुलूस और एहतजाज, वो अगर आपको याद हो ना, जमात इस्लामी उसका भी यही काम होता था ना, जलसे, जुलूस, एहतजाज, सड़कों पे हर वक्त, मार्च, लॉन्ग मार्च। तो पीटीआई के अब जो देखें, पहले क्या होता था कि पैसे वाले लोग, एलीट क्लास, ये जो आपके इलेक्टेबल्स हैं, पहले इन्होंने कब्जा किया हुआ था। और अब माशाल्लाह भांड किस्म के जो लोग हैं और टिक टॉकर हैं, उन्होंने पीटीआई पे कब्जा किया हुआ। अब इस वक्त पीटीआई में जो सबसे बड़ा भांड है और जो सबसे बड़ा टिकटॉकर है वो लीडर है। तो भाई
पार्टियां और कौमें जो है ना वो भांडों से और टिकटॉकरों से नहीं बनती हैं। उसके लिए आपको पढ़े लिखे लोग ऐसे चाहिए होते हैं जिनके पास कोई शऊर अकल हो कि उसको करना क्या है। पर माजरत के साथ ऐसा पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं, वो किसी भी पार्टी में नहीं है। यहाँ पे बस अपनी अपनी लड़ाई लड़ें सारे, अपनी अपनी, भाई मैं किसी तरह ऊपर आ जाऊं और मेरी जय जयकार हो, मेरी बल्ले बल्ले हो, बाकी वैसे ही है। और ये जो निकले हैं अभी, जैसे काजिम साहब कह रहे थे ना कि कराची में पता नहीं उनको नजर नहीं आया, लेकिन जो पीटीआई के सोशल मीडिया वाले क्लिप्स डाल रहे हैं उसमें उनके बकौल बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। अब मुझे नहीं पता कि कराची में पिछली बार पीटीआई को कितना वोट पड़ा। अब जो कराची के लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उनको कितना वोट पड़ा। लेकिन अगर लेट सपोज माना जाए कि 20, 25, 50 लाख वोट भी अगर पड़ा हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद इतना पड़ा हो, नहीं पड़ा होगा। अब वो तो आप कराची वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। बट साहब अच्छा चलें, जितना भी पड़ा, कम करें, बहुत ज्यादा कम करें। 25 लाख कर दूं, 25 लाख कर दूं, देखिए चलें नहीं, 25 और लाख, कम करें, और कम करें, 10 लाख कर दूं, 10 लाख काफी और है? कम करें थोड़ा, वो तो फिर 1 लाख पे आ थोड़ा और जाएगा। कम कर लें। वो 1 लाख से नहीं, भी नीचे बीच ले। में रखें, अच्छा ठीक है, थोड़ा मियाना रवि के साथ चलें, बीच में रख लें। चलें जितना भी है। देखें मैं एक बात कहता हूँ, अगर आप पूरे पाकिस्तान का देखें ना कि पूरे पाकिस्तान में पीटीआई को कितना वोट पड़ा, तो जो मेरा ख्याल ऑफिशियल नंबर है वो तकरीबन शायद 2,97,00,000 है, या पता नहीं कोई 3,97,00,000 है, इसके करीब है। तो अगर लेट सपोज 2 करोड़ भी वोट पड़ा है तो 2 करोड़ में से कोई 5-10% तो बाहर आए ना, इतना तो बाहर आए, इतना तो आ ही नहीं रहा। पूरे पाकिस्तान से आप निकालते हैं 20, 25, 50 हजार बंदा, भाई 20, 25 हजार या 50 हजार बंदे से आप क्या कर सकते हैं? आप कैसे आज़ादी ले सकते हैं? और ये हकीकी आज़ादी जो है ना, ये जो हकीकी आज़ादी का चूरन बेच रहे हैं, ये माजरत के साथ सिर्फ एक ख्वाब है, दीवाने का ख्वाब है जिसने पूरा कभी नहीं होना। ठीक है ना? तो आपको अगर बाकी हकीकी आज़ादी लेनी है तो ये मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी वाला जो चूरन है ना, इसको बंद करें। लेकिन बट साहब, आज़ादी की जो सीढ़ी है ना, उस जीने का जो पहला स्टेप है वो शख्सियत परस्ती से आज़ादी है। मेरी कौम तो आज तक इससे आज़ाद नहीं हो सकी, तो आज़ादी किस बला का नाम है मेरी कौम क्या जाने। हम शख्सियात के शहर से तो बाहर निकल आए, फिर किसी और आज़ादी की बात करेंगे। दानिश भाई सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, तस्दीक कीजिए मेरी। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये तो पीटीआई, इसमें कोई शक नहीं है, पीटीआई पॉपुलर जमात है, और बिल्कुल भट्ट साहब की बात सही है कहने की कि लोग क्यों नहीं निकले कराची में बिलखसूस। देखिए भट्ट साहब, कराची में मसला ये है कि पीटीआई के जो लोग हैं ना वो डिसहार्टेंड है पीटीआई के साथ। ऑब्वियसली डिसहार्टेंड है कि पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड दिया इमरान खान ने, सही है। और अभी तो शक था, मगर अभी आप अगर हामिद मीर का इंटरव्यू सुने जो उसने इरशाद भट्टी पे दिया है, तो आप खुद सुनिएगा। इरशाद भट्टी तो आपका पीटीआई का बहुत सपोर्टर है। उसमें उसने ये बताया है हामिद मीर ने कि जब इमरान खान का एडमिशन हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उसकी रिकमेंडेशन ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी थी, ठीक है। तो और उन्होंने ये बिल्कुल साबित कर दिया उस इंटरव्यू में, कहे ना कहे अनजाने में, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो तो इमरान खान के मुर्शिद थे, सही है। तो जाहिर बात है उनकी जो पार्टी है, ये मैंने खुद हामिद मीर ने कहा, हामिद मीर एक रिलायबल जर्नलिस्ट है, इतना बड़ा झूठ इरशाद भट्टी के सामने बोलेगा तो इरशाद भट्टी चैलेंज कर देगा उसको। तो ये बात लाइव कही है उन्होंने। अब जाहिर बात है ये तो क्लियर हो रहा है ना कि पीटीआई ने पीपल्स पार्टी को कराची में, सिंध में फ्री हैंड दिया इन रिटर्न के जी उनको सेनेट में सपोर्ट की जाए। आप खुद देखें ना भट्ट साहब, कि पंजाब में क्या पाकिस्तान के मसले का सारा वजह क्या मुस्लिम लीग नवाज है, सही है। दुनिया में 10% क्या नवाज शरीफ को कहते थे, सही है, जरदारी को कहते थे, सही है। मगर इमरान खान का सारा नजला हमेशा जो है वो शरीफ खानदान पे रहा। मैं कोई शरीफ खान को डिफेंड नहीं करूंगा, मगर जितना बड़ा चोर पीपल्स पार्टी का खानदान है, वो शरीफ खानदान से बड़ा चोर नहीं हो सकता। मगर उस पर कुछ भी कोई फोकस नहीं किया, और उसके नतीजे में क्या हुआ, इमरान खान की अपनी पॉलिटिक्स में, अभी आपके एक सीनियर रहनुमा के साथ बैठा हुआ था दुबई के अंदर, उनका साउथ पंजाब से ताल्लुक है, तो उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया भट्ट साहब कि
अगर वो पीपल्स पार्टी पे हाथ टाइट करते अपना सिंध में, तो जरदारी जो पैसा सूटकेस भर भर के गया था उनकी गवर्नमेंट गिराने में पंजाब असेंबली के अंदर या नेशनल असेंबली में, वो पैसा इस्तेमाल नहीं होता। तो ये जो पैसा इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने में इस्तेमाल हुआ है ना, वो पैसा भी इमरान खान की अपनी पॉलिटिकल एक्यूमेन की लैक की वजह से हुआ है, ये आप मान लें इस बात को। और शायद वो इसलिए है कि वो भुट्टो साहब को अपना मुर्शिद मानते थे, तो और इसी वजह से ना वो भुट्टो के हो सके ना वो कराची वालों के हो सके। तो कराची वाले क्यों अपना सर हथेली में रख के इमरान खान के लिए निकलेंगे? क्योंकि देखिए कराची में क्या होता है, सिर्फ फीटी फूटी नहीं लगती, एनडी भाई रह चुके हैं वहां पे, वहां से आगे मामला चला जाता है। भले ही आप पीटीआई के हों, अगर आपसे मुहाजिर हो ना, भले ही आप किसी पार्टी के अंदर हो, आपके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, याद रखिएगा। अब आप कहेंगे मैं गलत कह रहा हूँ, निहाल हाशमी महाजिर है, कुत्ते वाली हुई जिंदगी उसकी, पीएमएलएन के कितने लोगों ने कराची में बकवास की होगी, मगर निहाल हाशमी को एग्जाम्पल बना दिया गया। सही है, जितने मुहाजिर हैं चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, उनको एग्जाम्पल बना दिया जाता है। तो कराची वाले बाशऊर हैं, उनको पता है कि पीटीआई के लिए अपनी कबर खुद ही कराची में, सिंध में, उसको हम उसके लिए अपनी जान हथेली भी क्यों रखें। नेवरदलेस आज भी लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, उसको वोट भी दे देंगे, मगर अगर आप समझ रहे हैं कि वो रोड एजिटेशन करेंगे इमरान के लिए कराची में, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। और इसीलिए मैं काजिम भाई की बात से एग्री करता हूँ कि काजिम भाई जब ये कह रहे हैं कोई नहीं निकला होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एमक्यूएम का ये झगड़ा होता नहीं होता, लोग इमरान खान के लिए नहीं निकलते कराची के। आखिरी बात ये भट्ट साहब, कराची की पॉपुलेशन आप लोगों को अच्छी लगे, कई लोगों को अच्छी लगे ना लगे, कराची की मेजोरिटी महाजिरों की है। पीटीआई के आप सिर्फ चेक कर लें, जो टिकट अवार्ड हुए हैं पिछले इलेक्शन में, उसमें कितने महाजिर थे? आप 0 22 में से 18 नहीं, 22 में से 18 पठान थे, कैंडिडेट उनके पश्तून थे, 18 पश्तून थे, पश्तून हमारे भाई हैं, मगर पश्तून को आपने टिकट दिया। क्या कराची में आपको कोई महाजिर नहीं मिल रहा था? मैं आपको बताऊं, शमीम नकवी ने मेरे सामने एक बंदे को बोला कि भाई कुछ बंदे महाजिर भेज दो, वो पूरे पश्तूनों ने हाईजैक किया हुआ है पीटीआई को कराची के अंदर। तो देखे ना, आपको कोई महाजिर नहीं, आप देखें कोई एमक्यूएम से कोई पीटीआई में नहीं गया, लोग पीपल्स पार्टी के गंद में चले गए, गू पकड़ दिया, सर पे मार लिया अपने उन्होंने, मगर उन्होंने पीटीआई में नहीं गए। क्यों? वो चाहते होंगे पीटीआई में जाना, मगर पीटीआई वालों को लिया नहीं। क्यों? आपका हाई मोरल ग्राउंड था कि जी ये दहशतगर्द है, ये, मगर वो कहते ना खुदा की करनी ऐसी है कि जो इल्जाम आपने लोगों पे लगाया वो आज आप पे लग गया। तो जब भी तो वो मसला ये कि इसीलिए, और ये बात याद रखें भट्ट साहब, पूरी दुनिया में आप शोर मचा लें, जब तक कराची आपके साथ नहीं खड़ा होगा ना, आप मुल्क में कोई गवर्नमेंट नहीं गिरा सकते। बस ये आप याद रखें। और कराची आपका तब तक खड़ा नहीं होगा जब तक आप अपनी कराची की क़यादत को सही नहीं करें। ये लेकिन दानिश साहब बात ये है ना कि अब ये काम भी अगर इमरान खान नहीं करने हैं तो कराची की क़यादत क्या घास चरने गई हुई है? देखें, इमरान खान को पता चल जाना चाहिए कि जो क़यादत उसने कराची में रखी हुई है वो गलत रखी हुई है ना। वो तो पूरी पार्टी में क़यादत गलत है ना। आप देखें ना, अगर पूरी पार्टी को उठा के देख लें तो माशाल्लाह क़यादत तो इसी टाइप की है। अब आपने भट्ट साहब पंजाब में आपने बहुत अच्छे लोग निकाले हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। केपीके में आपने बहुत अच्छे लोग निकाले हैं, उसमें कोई शुबा नहीं है, मगर कराची, बुरा ना माने, सिंध में, कराची में बिलखुसूस आप लोगों ने बिल्कुल काम नहीं किया। नहीं, सिंध में तो देखें पीटीआई ने ना सिंध में कुछ काम किया ही नहीं है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि पाकिस्तान में वफाक की पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी नंबर 1, मुस्लिम लीग नंबर 2 और पीटीआई नंबर 3। सुकूत ढाका के बाद पीपल्स पार्टी बनी, सुकूत ढाका से पहले पीपल्स पार्टी बनी और वफाक की पार्टी के नाम पे, और 1977 के इलेक्शन के बाद वो सिंध की पार्टी बन गई। ज़ियाउल हक के जाने के बाद मुस्लिम लीग बनी, मुस्लिम लीग नून के नाम से, वफाक की पार्टी, और परवेज मुशर्रफ के जाते जाते वो पंजाब की पार्टी बन गई। नहीं कासिम भाई, ज़ियाउल हक के दौर में पंजाब की पार्टी बन गई थी। हाँ, मतलब पंजाब की पार्टी लग गई आग, ये जो भी आप कह रहे हैं, के बाद ही उसके बाद फिर एक और पार्टी बनाई वफाक की, बाकी भाइयों ने मिलके, छोटे वाले भाइयों ने मिलके, वो इस 2018 के बाद ही असल में वो केपी की पार्टी बन चुकी है। पीटीआई वफाक की पार्टी इसलिए है कि उसके नाम के शुरू में पाकिस्तान आता है। पीपल्स पार्टी इस वजह से वफाक की पार्टी है, उसके नाम के शुरू में पाकिस्तान आता है। एमक्यूएम इसलिए वफाक की पार्टी नहीं है, इसके आखिर में पाकिस्तान आता है। एक सेकंड, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई इसलिए कि उनके शुरू में पाकिस्तान आता है।
बस, और कोई मुस्लिम लीग नून को किधर लेके जाऊं भाई? पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुकूमत में तो नून, आज वो बैठे। भाई वो भी तो और वो पहले पंजाब पाकिस्तान की आता है ना, पार्टी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। हाँ हाँ, ये वफाक की पार्टी, बस इतनी पाकिस्तान वफाक की पार्टी है, बाकी ये सूबाई पार्टियां हैं। इनमें डिसीजन मेकिंग, इसमें टोटल कंट्रोल पीपल्स पार्टी में सिंधियों का है, पीटीआई में पश्तूनों का है, और मुस्लिम लीग में पंजाबियों का है। ठीक है, तो किसकी पार्टी हुई? जहां पे डिसीजन मेकिंग हो रही है, जहां से किचन कैबिनेट है, वहीं की वो पार्टी है। उन्होंने अपने मफाद को, अगर वो पाकिस्तान के मफाद के लिए आजादी की जंग लड़ रहे थे, हकीकी आजादी की, और ये इलेक्शन पाकिस्तान की टूटने की जानिब एक कदम है, तो भाई इसे तस्लीम ना करते और केपी में हुकूमत ना बनाते और हुकूमत से बाहर रहते और असेंबलियों से बाहर आ जाते और कहते दोबारा इलेक्शन कराओ, जब तक नहीं होंगे सही इलेक्शन हम बाहर आते रहेंगे। ऐसा दुनिया की जमहूरियतों में हुआ है। दिल्ली की हुकूमत खुद तोड़ दी थी केजरीवाल ने, उसने कहा कि नहीं भाई, मुझे मेजोरिटी नहीं मिली, मैं दोबारा इलेक्शन कराऊंगा। जब आपने केपी की हुकूमत ले ली तो आपने इस्टेब्लिशमेंट का जो सेट फार्मूला था उसे कबूल कर लिया है प्रैक्टिकली। अब आप जो बकवास करनी है करते रहे, वो सब बकवास ही रहेगी, क्योंकि आपने उन्हीं के फार्मूले के तहत वो हुकूमत ली है और वहां पे धांधली हुई है। वहां पे बाकायदा एएनपी और जेयूआई के सीटें पीटीआई को छीन कर दी गई हैं। जब आपने उनकी ज्यादती अपने हक में तस्लीम कर ली तो अपने खिलाफ भी तस्लीम कर लिया ना असल में आपने। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद नहीं तो काजिम भाई, मतलब पाकिस्तान की तारीख में कोई एक ऐसा इलेक्शन है जिसके ऊपर धांधली का इल्जाम ना हो? मतलब 2018 के इलेक्शन में तो आप लोगों ने भी कह दिया था धांधली हो गई। जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, एक दफा हुए थे, उसका अंजाम आपको पता है। अब अगर होंगे तो उसका अंजाम उसका डबल होगा। बाकी आपने मुझे कुछ सेंसरशिप, सेल्फ सेंसरशिप के लिए कहा था, इसलिए बाकी बात में नहीं कर। मैंने तो अगर आपको किसी सेल्फ सेंसरशिप करेगा। अब अगर एनडी के प्रोग्राम में भी सेंसरशिप लगानी है तो फिर मेरा ख्याल है फायदा कोई नहीं है ना। सेल्फ सेंसरशिप। दानिश भाई, आप थोड़ी सी रोशनी डालें, ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए एंडी भाई, बात समझे ना, काजिम भाई क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं जरा। मैं बता रहा हूँ ना क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए ना पाकिस्तान में जिस दिन, तो पहली बात तो टर्नआउट आपका 10% ज्यादा नहीं होगा। ये बात आप जहन में रख लें। ये जितने भी आपको वोट पड़ रहे हैं, ठप्पे पड़ रहे हैं दबा के। आप मुझे एक बात बताएं, सांगड़ में क्याजिया मरी 1,90,000 वोट लेके जीती है। हर पारकर में साला 2 लाख वोट पड़ रहे हैं। अब लतीफे तो ना सुनाओ। वहां पर ना खाने को है, ना पीने को है, ना पेट्रोल है। 2 लाख वोट पड़ रहे हैं। कराची जो है, जो एक क्लोज नेट सेंटर, जो सिटी, जो अर्बन सेंटर्स है पाकिस्तान के, उधर भी वहां मुश्किल सब मिला के 2 लाख वोट पड़ रहे हैं। वहां एक कैंडिडेट को 2 लाख वोट पड़ रहे हैं। तो देखे ना सर, और ये क्यों पड़ रहे हैं? वो जो 5 स्क्वायर माइल में कौमी असेंबली का हल्का है और एक जगह पे 100 स्क्वायर माइल में कौमी असेंबली का हल्का है। मतलब ये बात है ना, जब एमक्यूएम को पढ़ते थे तो सब मजाक उड़ाते थे, ये पर मिनट इतने वोट पड़ रहे हैं। मगर वहां पर आप देखें, जो जुनेजो का और शाजिया मरी का इलेक्शन हुआ है, और अभी उसको मार भी दिया एक बंदे को वहां पे, उनके जिसके पर प्रोटेस्ट हुआ है वहां पे, आप देखें वहां घंटों से खबरें आ रही थी, 1,10,000, 1,20,000, अब 31 हो गया। उधर से दूसरी पार्टी को भी 25 हो गया। मामला जाके 90 पे रुका है, और एक दूसरी पार्टी को भी 70 वोट पड़ा है। हाँ, लेकिन सोचे यार, लेकिन मतलब ऐसी कौन बात सी ये ना, बात ये है कि कोई बंदा पूछता क्यों नहीं है कि भाई ये आप कितने 8 के 9 10 घंटे की मेरा ख्याल पोलिंग होती है शायद, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ। तो भाई वो कौन सा आपके पास ऐसा फार्मूला है कि इस 10 घंटे की पोलिंग में 2-2 लाख वोट पड़ता कैसे है? आज तक कभी किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया कि भाई 2 लाख वोट पड़ कैसे सकता है? और साहब, आप कभी पोलिंग एजेंट रहे? नहीं, आपको नहीं पता ना, नहीं वो तो मुझे पता है पड़ता कैसे है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अक्लमंद लोग पूछते क्यों नहीं? जब ये लोग जीत के आते हैं, लेट्स सपोज जो भी आपके एमएनएमपी जीत के आते हैं, तो ये जो वोट डालने वाला तबका है, ये उनसे पूछता क्यों नहीं कि भाई तुझे 2 लाख वोट पड़ा कैसे है? पहले ये तो बता। क्यों पूछेगा? आप देखिए, गवर्नमेंट, ये देखिए बात समझे आप, ये पब्लिक क्यों पूछेगी? ये इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं पूछेगा सवाल? भाई इलेक्शन कमीशन तो कभी नहीं पूछेगा ना, क्योंकि इलेक्शन देखें वोट कौन डालता है? वोट पब्लिक डालती है ना। मैं वोट डालता हूँ, तो जब मैं अपने एमपी या एमएनए से सवाल नहीं कर सकता, तो आप ये बात मानते क्यों नहीं है कि जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ कमीन है, ठीक है ना? उनके कोई राइट्स नहीं है। आपकी औकात कमीन से ज्यादा नहीं है। साहब देखिए, आप यूएस में बैठे हैं, हमें पता है कि ट्रंप ने पिछले इलेक्शन में क्या इल्जाम लगाए थे वहां पे, ठीक है?
तो वहां पर की कॉन्स्टिट्यूट से पूछा कि भाई ये डेमोक्रेट को वोट कैसे पड़ गए थे पोस्टल बैलेट में? नहीं पूछा ना। सही है, ये पूरे दुनिया में सिस्टम ही ऐसा है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाता है। बात वो नहीं है। मैं जो असल में काजिम भाई पॉइंट कह रहे थे ना उस पर, अब ये वोट क्यों डाले जाते थे नंबर्स में? कि कल जब डिबेट होगी कि जी कितनी पॉपुलेशन है, तो अचानक से आएगी जी कराची के अंदर सिंध को मिसाल ने 1 करोड़ वोट पड़ा। मेरे को फिगर्स नहीं है इसलिए मैं प्लीज डोंट किल मी फॉर दैट। सिंध को 1 करोड़ वोट पड़ा और कराची अर्बन सेंटर्स को मिला के 25 लाख वोट पड़ा, और जी सिंध में 80 लाख वोट पड़ा। तो ये सारा वो बैलेंस करने के लिए गेम होती है पॉपुलर वोट को। आप समझे मेरी बात? इसलिए नहीं ये कराची का पैसा खाने के लिए ना, ये सारी गेम है कराची का पैसा खाने के लिए की जाती हैं कि कमाओ कराची से मगर कराची पे लगाओ नहीं। काजिम भाई कुछ ऐसा ही नहीं है? नहीं एंडी मैं एक पॉइंट बता दूं आपको, देखिए एक पॉइंट बिफोर यू गो टू काजिम, देखिए एक बात समझ। कराची का नोहा ये है कि कराची को सही तरह से काउंट नहीं किया जाता। अभी भी जो 2 करोड़ 5 लाख हुआ है ना, इसको सिंधी पीपल्स पार्टी 1 करोड़ 40 लाख करने जा रही थी। ठीक है, इसका क्रेडिट खालिद मकबूल लेते हैं, खालिद मकबूल का काम नहीं है। ये 1 करोड़ 33 लाख 133 फिगर थी और 97% काउंटिंग हो चुकी थी। ठीक है सर, ये मुस्तफा कमाल जैसे लोगों ने, जिसकी वजह से मुस्तफा कमाल के बारे में कहा जाता है लड़ जाते हैं, एग्रेसिव हैं, उनकी वजह से आपको 2 करोड़ 5 लाख वोट मिला, वो काउंटिंग हुई। और ये भी कम है। मुस्तफा कमाल ने कहीं ये नहीं कहा which is 60% of the population। एग्जैक्टली, उसने कहीं ये नहीं कहा कि मैं इस नंबर से खुश हूं, मगर उसने कहा कि यार चलो ये करेक्शन 1 करोड़ 33 लाख से बेहतर है। अब आप मुझे बताएं ना, कोई दिमाग को दीवाने का ख्वाब है कि कराची की आबादी बढ़ने के बजाय कम हो गई, 1 करोड़ 30 लाख हो गई, 33 लाख 1 करोड़ 58 लाख से? अब ये झगड़ा क्या है एंडी भाई? अगर सही तरह से कराची को काउंट कर लिया जाता है, सिर्फ कराची को काउंट कर लिया जाता है, तो इस वक्त कराची 38% बनता है, ठीक है, पूरे सिंध का, और अर्बन बनता है 54 to 55%। अगर आप कराची को सही तरह काउंट कर लेते हैं तो कराची अलोन सिंध की पॉपुलेशन का 50% टॉप जाएगा, बल्कि 55% पे आ जाएगा। और अर्बन सिंध जो है वो 65 to 68% हो जाएगा। जब 65 to 68% होगा तो जो सिंध की 160 सीटें हैं उसकी एलोकेशन भी आपको वैसी करनी पड़ेगी। यानी कराची को जो आप इस वक्त 42 सीटें देते हैं वो 60% के हिसाब से 60% ऑफ 160 यानी आपको 65 या 70 में ले जानी पड़ेगी। और अर्बन सिंध की जो सीटें वो भी बढ़ानी पड़ेंगी आपको। यानी कि जो इस वक्त अर्बन सिंध को आपने थल्लू लगाया हुआ है 50 सीटें या 55 सीटें देके, वो अचानक से 80-90 सीट पे पहुंच जाएगा। और उस वक्त के साथ सिंध में जो रूरल डोमिनेशन है वो खत्म हो जाएगी और अर्बन डोमिनेशन। अच्छा, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा कि अर्बन में कौन जीतेगा, पीटीआई जीते, एमकेएम जीते, एक्स जीते, वाई जीते, कम से कम अर्बन जो है वो रूरल पे टेक ओवर कर लेगा पॉपुलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनएफसी के अंदर जो आपको मिलती हैं उसकी रिसोर्सेज, पानी की एलोकेशन, हर चीज की एलोकेशन पर इस तरह बनेगी। इसीलिए कराची के वोट को मैनिपुलेट करके हमेशा कम दिखाया जाता है और इंटीरियर के वोट को ज्यादा दिखाया जाता है। अब भट्ट साहब की बात आ गई। भट्ट साहब मुझे एक बात बताएं कि अगर कराची को उसका हिस्सा मिल जाता है, हिस्से का पानी मिल जाता है, हिस्से का पैसा मिल जाता है, हिस्से का हक मिल जाता है, कराची में सिर्फ महाजर तो नहीं बसते ना, कराची में तो पंजाबी भी बहुत बसते हैं, कराची में पश्तून भी बहुत बसते हैं, सिंधी बहुत बसते हैं, बलोच बसते हैं। उसका सबको फायदा होगा। अगर शहर को फायदा होगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा तो आप कशकोल लिए दुनिया में नहीं घूमेंगे। तो ये वोटर क्यों सवाल पूछे? ये वो लोग सवाल पूछे ना जिनके लिए हम कशकोल लिए दुनिया भर में घूमते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं पूछती सवाल? इस्टेब्लिशमेंट को ये बात क्यों नहीं नजर आती ये सवाल? और सॉरी टू से भट्ट साहब, आपकी अपनी गवर्नमेंट में 2 सेंसस पे बात हुई है। पहले सेंसस में भी आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करवाया और सेकंड सेंसस भी आप लोगों के दौर में हुआ जो कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो सर जो शुरू हुआ था उसके बाद वो तो रगड़ा लग के खिंचे खत्म किया जा रहा था, वो तो आपकी गवर्नमेंट गिरने के बाद खिंचा गया है। तो बॉस माने इस बात को, प्रॉब्लम का हिस्सा पीटीआई भी है। आप सारा का सारा इल्जाम जो है वो वोटर पे नहीं डाल सकते। ये हमारे पॉलिटिशियंस की भी जिम्मेदारी है और रियासत की भी जिम्मेदारी है। पता नहीं क्यों उनको भीख मांगने का शौक है हर तरफ। अच्छा, इसके अंदर देखें आपने पीटीआई से, अगर किसी पार्टी से जिसे कहते हैं शदीद इख्तिलाफ रखता हूँ ना, तो वो पीटीआई से। लेकिन 5 साल के बाद, मतलब 10 साल के बजाय 15 साल पे हो रहा था सेंसस, 5 साल के बाद सेंसस कराने का सेहरा और उसकी मुखालफत ना करना। एमक्यूएम उसको हाई कोर्ट में लेके गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में लेके गई, केस जीता। लेकिन अगर वफाकी हुकूमत जो कि इमरान खान साहब की थी,
अगर वो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाके रिव्यू फाइल करती, हाई कोर्ट के अंदर, बाद सुप्रीम कोर्ट में उसको कॉन्टेस्ट करती, तो ये चीज वो डिले कर सकती थी। लेकिन पीटीआई ने, क्योंकि वो भी उसका बहुत बड़ा स्टेक है अर्बन पॉपुलेशन में, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन में, उन्होंने इस चीज को, सेंसस को पूरे पाकिस्तान में दोबारा कराने की बात में एमक्यूएम का साथ दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वो जो डिवाइसेस थी ना, जिसके जरिए से के सब सारे के सारे वो कनेक्टेड थे और अप टू डेट हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी, जिसकी वजह से हमने ये चोरी पकड़ी वक्त के ऊपर। वरना होता ये था कि फॉर्म भर के ये सारे चले जाते थे ब्यूरो फॉर स्टैटिस्टिक्स में और उसके नतीजे 3 महीने के बाद आते थे, क्योंकि हमें अप टू डेट मिलता रहा कि भाई कराची की पॉपुलेशन 97% गिनी जा चुकी है और अभी तक 1,33,00,000 तक पहुंची है, तो हमने शोर मचाया। तो ये 2 क्रेडिट, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि पीटीआई के दौर में आई, और एक उन्होंने 5 साल पे इलेक्शन कराया। ये मैं दिए बगैर, मेरी मजबूरी है, मतलब कि मैं इसको कबूल करने के अलावा मेरे पास चारा नहीं। तो काजिम भाई आप ये कह रहे हैं कि पहले जो मरदमशुमारी होती थी उसके अंदर भी फॉर्म 45, 47 बनते थे? जनाब अली, वो टोटल मैनुअल फॉर्म भरे जाते थे और वो सारे बोरों में भर के चले जाते थे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इस्लामाबाद, और अच्छा, वहां पे वो रिजल्ट अनाउंस हो जाते थे। अभी भट्ट साहब ने एक बात कही कि अवाम सिर्फ वोट देने के लिए है और कमी कमीन है, किसी एमएनए से या एमपीए से वो सवाल नहीं पूछ सकते। ये अब एमक्यूएम में भी ये रिवाज आ गया है या अभी तक नहीं हुआ? मेरा सवाल इस पे ये है कि भट्ट साहब को ये 10 अप्रैल 2022 को पता लगा या इससे पहले से पता था? नहीं, फिर आप मुझे जानते नहीं ना, इसलिए आप ये सवाल कर रहे हैं। अच्छा, पहले से पता था आपको? नहीं, वो मैंने कहा ना, वो आप जानते नहीं है। जितना बड़ा क्रिटिक मैं इमरान खान का हूं ना, ये एंडी ज्यादा बेहतर जानता है। आप जानते ही नहीं है। इसीलिए हम जैसे लोग जो है ना, वो पार्टी में कहीं पर नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही मुंह फट किस्म के इंसान हैं और मुंह पे बोलने वाले हैं, वो चाहे सामने इमरान खान हो या कोई भी खड़ा हो। इसीलिए हमारी वो उस तरह की से नहीं है, क्योंकि सच सुनना जो है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। सच सुनना उसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, और फिर पार्टी में रह के नंगा सच बोलना ना, उसके लिए भी बहुत दिल गुर्दा चाहिए। शुक्र करें भट्ट साहब, आप एमक्यूएम अल्ताफ में नहीं थे, वरना उड़ा दिए जाते। जी, मैं कह रहा हूँ भट्ट साहब को कि शुक्र करें आप एमक्यूएम अल्ताफ में नहीं थे, वरना उड़ा दिए जाते। यार क्यों आप मेरे पसंदीदा टॉपिक की तरफ जा रहे हैं? नहीं बिल्कुल भट्ट साहब, मैं आपकी मोहब्बत समझ सकता हूँ। आजकल मैं भी खालिद मकबूल के साथ कर रहा हूँ, नंगा सच बोल रहा हूँ उसके बारे में, तो जिसकी वजह से जो है ना मेरे मुझे भी गालियां कोशिश करते हैं। नहीं कोई अताब का शिकार करे तो ट्राई, बैठा हूँ यहाँ पे। काजिम भाई मेरे सवाल को वेल लेफ्ट कर रहे हैं, मतलब देखिए हम जैसों को अताब का शिकार वो कर नहीं सकते ना, क्योंकि हमें आदत है, हमने पूछना ही पूछना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो वो इसीलिए मजबूरी है। अब देखें, एंडी को पता है कि इवन पीटीआई वाले खुद बजाते खुद मुझे जो कुछ कहते हैं ना, वो मेरा ख्याल है एंडी से ज्यादा कोई नहीं जानता। बट साहब मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी, बहुत चंद और दिन है, उसके बाद आपके नाम के नीचे से पीटीआई मुझे हटाना पड़ जाएगा, मतलब आई हैव टू रिमूव इट। आपने भी हटाया है, आपने लिखा है अभी नहीं, शुरू में एक्स लगा दे। काजिम भाई मेरा सवाल ये था कि भट्ट साहब ने कहा कि अवाम कमी कमीन है, सिर्फ वोट देने के लिए किसी एमपी एमएनए से सवाल नहीं पूछ सकती। मैं पूछ रहा था कि चेयरमैन साहब को छोड़ के ये रिवाज एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर आया है कि बाकी और कोई भी अवेलेबल नहीं है, या आज भी लोग सवाल पूछ सकते हैं? देखिए, एमक्यूएम का जो सिस्टम है ना, उसके अंदर मुमकिन नहीं है ये, क्योंकि एमक्यूएम का एमपीए सेक्टर से, टाउन की सतह से ही रिकमेंड हो के जाता है, तो वो बनकर भी वापस हमारे जो एमपीए हैं डेली बेसिस पे वो टाउन ऑफिस में बाहर कुर्सियों पे हमारे साथ बैठे होते हैं। डेली उनकी ड्यूटी है, उन्हें अपने मोहल्ले में अपने घर में जाके सोना है और अपनी ड्यूटी सुबह जाके असेंबली में हाजिरी लगानी है अगर तो लगानी है, उसके बाद शाम में आके उन्हें हमारे साथ बैठना है। तो ये मुमकिन ही नहीं है। एमक्यूएम के सिस्टम में ये डिफॉल्ट सिस्टम है हमारा, ये कि हमारा एमपी हमारे साथ बैठा हुआ होता है। ट्रस्ट मी, अभी मैं फोन उठाता हूँ, क्योंकि हमारे इलाके के एमपीए जो है ना, पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद एमपीए हैं कि जिन्होंने पिटिशन फाइल की है कि मैं ये सीट नहीं जीता हूँ और ये सीट पीटीआई को दी जाए। और ठीक है जी, वो गरीब कहानी है। बस सिर्फ चेयरमैन साहब फोन नहीं उठाते हैं।
ये नहीं सुने, ये PS1 129 वो सीट है कि जहां पे जमाते इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब जीते, और उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये इलेक्शन कमीशन को ये लेटर दिया है कि जनाब ये सीट में नहीं जीता हूं, और बराए मेहरबानी ये सीट मेरे बाद वाले जीते वाले उम्मीदवार PTI के जो है उन्हें दे दी जाए। और ये वो सीट है कि जिसपे अच्छा सुने, और मजे की बात ये कि इस सीट पे PTI ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस ही फाइनल नहीं किया है। मतलब ये अजीब व गरीब सूरत हाल है ये। बट साहब आप जमाते इस्लामी पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये जवाब काजिम भाई ने दे दिया है। पिछली हुकूमत में आपकी इत्यादी भी थी जमाते इस्लामी, इतना क्रिटिसाइज उनके ऊपर ना किया करें। नहीं मैं उन पे नहीं करता हूं। अक्सर कहता हूं, मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि जब तक मुतवस्सित तबके से निकल के आपकी नुमाइंदगी नहीं आएगी, आपके मुतवस्सित तबके के मसाइल हल नहीं हो सकते। और ये खान साहब की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने इलेक्टेबल्स को पार्टी के अंदर घुसेड़ के 2018 का इलेक्शन लड़ा, और आज भी जो KP के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे जिस सरदारी निज़ाम से निकल के आ रहे हैं, वी नो दैट, जिसकी वजह से आज अवाम को वो लोग एक्सेसिबल नहीं है। एंडी भाई देखिए, वोट तो दे रही है मगर हजरत अली का कॉल है कि इंसान का रिस्क जो है ना अल्लाह ने लिख दिया है, उसे हलाल और हराम करने का इख्तियार इंसान को दे दिया है, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से पॉलिटिक्स के बारे में कहता हूं कि पॉलिटिक्स में इमरान खान को जितनी से सीटें मिली है ना, ये मिलनी थी, लेकिन उनको 2013 में इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को अपने साथ जमा करके अपनी पार्टी को खुद ही हराम किया उसने। अगर वो थोड़ा सा सब्र कर लेते तो वो इसी टर्नआउट के साथ 2018 में जीतते, लेकिन उनके साथ शाह महमूद कुरैशी और फैसल चौधरी और ये इस तरह के लोग नहीं होते, और कारकुन टाइप लोग होते जैसे भट्ट साहब है या जो भी इनके कारकुन थे वो होते, तो ये जीतते। लेकिन ये सवाल तो भट्ट साहब से बनता है कि भट्ट साहब इस चीज का जवाब दें कि भट्ट साहब PTI के अंदर जो कारकुन लेवल के लोग हैं उन्हें टिकट क्यों नहीं मिलता, वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? बड़ा अच्छा सवाल है ये। कौन सी पार्टी में ऐसा होता है कि कारकुन को टिकट मिलता? ठीक है, MQM पाकिस्तान में। हाँ, MQM में MQM अल्ताफ में मिलता है, MQM पाकिस्तान में मिल रहा है। हाँ, वो एक उसको मुसलसल हो रहा है, मुसलसल 40 साल से हो रहा है, मिलता रहा टिकट। आप शायद MQM पाकिस्तान में, मैं थोड़ा तजाद करूंगा, थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, मगर जब इससे पहले इसमें आप कुछ भी बोल रहे हैं, अल्ताफ हुसैन को कितनी भी आप गाली दें, अल्ताफ हुसैन के MQM में आम कारकुन ही ऊपर आता था, ये तो क्लियर मानने वाली बात। ऐसे ही है, लेकिन देखें बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं है। बाकी पार्टियों में उनको इलेक्टेबल्स चाहिए, उनको इलेक्टेबल्स चाहिए, उनको पैसे वाले लोग चाहिए, अशराफिया चाहिए। तो भाई जब आप देखें ना, आपकी पार्टी में यार बड़ी थोड़ी सी तल्ख बात है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि हम जैसे करे बगैर रह नहीं सकते, ठीक है। जब आपके पार्टी लीडर्स में ना, मैं हमेशा कहता हूं कि पार्टी लीडर्स का मसला पता है क्या है? आई मी माई सेल्फ, बस, ठीक है। जब तक ये आई मी माई सेल्फ से नहीं निकलेंगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते। जो मसला ये है कि मैंने ही चेयरमैन लगाना है, मैंने ही वाइस चेयरमैन लगाना है, मैंने ही प्रेसिडेंट लगाना है, जनरल सेक्रेटरी लगाना है, जिसको लगाना है मेरी सवाबदीद है। तो पार्टी किधर है? आप कहते हैं जी जमहूरियत। जब आपकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है तो आप मुल्क में क्या खाक जमहूरियत लेकर आएंगे? ठीक है, जो पार्टी वर्कर है, जो नीचे काम कर रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं जो बार बार कहता हूं ना कि कमी कमीन है, वो इसीलिए है क्योंकि आपको रखा गया है नारे लगाने के लिए और सिर्फ वोट डलवाने के लिए या वोट डालने के लिए। ऊपर जो भी आएगा वो वही आएगा जिसके पास पैसा होगा, जिसका कोई पीछे सियासी खानदान होगा, असर व रसूख होगा। मैं हमेशा से ही पार्टी में यही क्रिटिसिज्म करता रहा हूं कि जो भी आया है वो अपनी पूरी नस्ल उठा के MNA MPA बन गया। लेकिन क्या पार्टी चेयरमैन ने उनसे सवाल किया कि भाई, जैसे परवेज खटक की मिसाल आप देखें, परवेज खटक आया एज ए पहले दफा चीफ मिनिस्टर बना, अपना सारा खानदान पार्टी के अंदर, फिर वो
जब MNA बना फिर अपना पूरा खानदान, अपनी भाभियां, अपने रिश्तेदार, अपने भांजे भांजियां सब अंदर। क्या इमरान खान साहब ने पूछा कि भाई ये क्या बकवास लगाई हुई है तुमने, कि तुम्हारे पूरे पूरे खानदान कैसे आ रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी आया, उसका बेटा भी आ गया, उसकी बेटी भी आ गई, क्यों भाई? हलीम सदीकी आया तो उसके भी रिश्तेदार, असद कैसर आया उसके रिश्तेदार, हमाद अजहर, आप कोई भी उठा के देख लें। फिर आपकी आप कौन सी हकीकी आजादी लेनी है, किससे लेनी है आपने? आपके तो अंदर हकीकी आजादी नहीं है। जो वर्कर मार खा रहा है, जिसने अपनी जिंदगी लगा दी है पार्टी के लिए, उसको तो आप ओहदा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास शायद पैसा नहीं है। ठीक है ना? वो आपको, आपकी पार्टी का टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपया नहीं है उसके पास, फिर इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपया नहीं है। तो जब तक आप ये गंद साफ नहीं करेंगे ना पार्टी के अंदर, ये इलेक्टेबल्स और ये पैसे की सियासत, जब तक इसको खत्म नहीं करेंगे, कोई पार्टी इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकती। बट साहब, तल्ख हकीकत तो ये है कि जब आपका मकसद ही हुकूमत बनाना हो तो फिर आपके पास इलेक्टेबल्स के अलावा और कोई चॉइस नहीं होती। ऐसे ही सिंपल सी यहाँ बात। काजिम भाई, एक सवाल लेके, बड़ा तल्ख सा सवाल लेके आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपसे मेरी गुफ्तगू हुई थी, आपके साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसके अंदर मैंने आपको, मैं रेफरेंस के तौर पर याद दिला दूं कि उसी हफ्ते मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 2 इंटरव्यू दिए थे उस 1.5 हफ्ते के अंदर, और काफ़ी डिप्रेस नज़र आ रहे थे। आज पूरी पार्टी जो है वो डिप्रेशन में है, और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो हंसते मुस्कुराते सबको नज़र आ रहे हैं। ये कुछ देखिए समझ में हंसते नहीं आया हंसते फ़र्क मेरे। हाँ देखिए, मुस्तफा भाई जो है ना, वो उनका एक इमेज था जिस वक्त के वो मेयर थे उस जमाने की, कुछ क्लिप्स भी गर्दिश करती हैं कि ही इज एंग्री यंग मैन। लेकिन उम्र के साथ और जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने उनकी बुर्दबारी में इजाफा हुआ है, उनके पेशेंस में इजाफा हुआ है। ठीक है, और उनको पता है कि मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है आज और मुस्तकबिल में मुझे क्या जिम्मेदारी उठानी है। उस हिसाब से उन्होंने अपने माइंडसेट को, अपने बिहेवियर को चेंज किया है। एंड ही इज अ चेंज पर्सन, ही इज नॉट दैट मेयर ऑफ कराची, नाजिम कराची के जो है ना मजदूरों के ऊपर खड़ा हुआ चीख रहा होता था। ठीक है, ही इज अ पोलाइट पर्सन नाउ। एज का भी फैक्टर है, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो एज का भी फैक्टर है। लेकिन उनकी मुस्कुराहट को देखकर आप ये नहीं समझें कि हालात सब कुछ सही है। ठीक है, उन्होंने अपनी एक चलती फिरती पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ताला लगाकर एक इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्ट, पहले तो उन्होंने अपनी सेनेटरशिप और अपना एक अच्छी जिंदगी छोड़कर अल्ताफ हुसैन के उरूज के जमाने में अपनी एक सियासी रिस्क लिया और सियासत को खैर आबाद कह दिया एक तरह से। फिर कराची में होने वाले जो कत्ल थे और जो कुछ भी कारकुनों के साथ हो रहा था, उसके ऊपर वो जो एंग्री यंग मैन था वो जागा और वो वापस आ गए। उन्होंने एक पार्टी खड़ी की और मैंने पीएसपी के दफ्तर का एक दफा दौरा किया 2022 में, जिस वक्त के वो पीटीआई की हुकूमत जा चुकी थी, मेरे ख्याल में जून का महीना था। तो ही वॉज रनिंग वेल। ठीक है, और कोई मसला नहीं था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करती तो ये 2024 के इलेक्शन में एमक्यूएम और पीएसपी 50-50 सीटों में तकसीम हो जाती, कोई मसला नहीं था मुस्तफा भाई के लिए। लेकिन उन्होंने एक पूरी की पूरी चलती फिरती अपने हाथ से बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अल्ताफ हुसैन ने एमक्यूएम बनाई थी, उसी तरीके से अपने हाथ से बनाई हुई पार्टी बंद करके वो एमक्यूएम में आए, जहां पे डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव है और जिसमें उनका शेयर 9:1 है बेसिकली, अगर देखा जाए कि 9 में से वो एक है। कहां वो एक आदमी से अकेले फैसला करने वाले और उनकी अपनी और अपने तमाम कारकुनों को डील करना, कि जिन्हें आदत थी कि भाई जैसे ही जो भी काम कहा वो फैसला हो गया। तो फैसला साजी के बारे में एमक्यूएम में मसाइल है, उनको ओवरकम करने की सब लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो काम उन्होंने किया है, खासतौर पे नौजवान जो हमारे मिसिंग पर्सन थे या उन लोग को वापस लाना, न सिर्फ वापस लाना बल्कि उनको सीधी राह पे रखना, ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए, ये काम आसान है कि आप किसी की जमानत करा के एक आदमी को जो कि जिसका रिकॉर्ड खराब हो चुका हो, मतलब जो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो चुका हो, उसे वापस ले आए और आप अपने लिए इस्तेमाल करें। लेकिन उसे अपने बीवी बच्चों के साथ बिठाना कि भाई अब ये काम तुम नहीं करोगे, घर बैठो आराम से सियासत भी नहीं करो,
अपने बच्चों के साथ एंजॉय करो। ये काम बहुत मुश्किल है, ये काम उन्होंने किया और उनके पास एक बहुत बड़ी फौज मौजूद है ऐसे लड़कों की। ये मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत बड़ी फौज मौजूद है जो कि किसी भी वक्त चैन से नहीं बैठी हुई होती, उन्हें बिठाया हुआ है। ठीक है, ये तो कोई उन्हें 90s का काजिम जो है ना वो बोल रहा है, मुझे याद आ रहा है। उन्हें बैठा रहने दें, उन्हें बैठा रहने दें। मैं ये पाकिस्तान के मुख्तदिर हलकों को भी कह रहा हूं कि वो सिर्फ इसी वजह से बैठे हुए कि मुस्तफा भाई ने उन्हें बैठाया हुआ है। लेकिन अगर आपने एमक्यूएम के अंदर जो कुछ होना चाहिए और जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो प्रोसेस होना चाहिए और जो लोग कुछ करना चाहते हैं उन्हें करने की आजादी अगर नहीं मिली और यही सिलसिला चलता रहा, तो हालात की जिम्मेदारी फिर मुस्तफा भाई पे नहीं होगी। अगर अल्ताफ हुसैन फैक्टर मजबूत होगा, कराची में अल्ताफ हुसैन के नारे लगेंगे, या एमक्यूएम के अंदर अल्ताफ हुसैन के हिमायत याफ्ता और अल्ताफ हुसैन का इंतजार करने वाले लोग बैठ के कराची के अंदर हालात को ऐसे ही चलने देंगे और पीपल्स पार्टी इसी तरह से डकैतियां मारती रहेगी और डंपर इसी तरह से नौजवानों को कुचलते रहेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी फिर आप इसका जवाब मुस्तफा कमाल से नहीं लीजिएगा। ये मैं मुख्तदिर हलकों से कह रहा हूँ। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि एमक्यूएम के मामला कराची के मामला से जुड़े हुए, कराची के मामला सिंध के मामला से जुड़े हुए और सिंध के मामला पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़े हुए। तो जो वादे किए थे उन्हें पूरा करें, बस यही सिंपल मैसेज है। थैंक यू। अरे भाई, आपने अभी कहा कि उन्होंने अपनी एक चलती फिरती ऑर्गेनाइजेशन को ताला लगाया। मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए बल्कि आप और दानिश भाई दोनों से मेरी तफसीली गुफ्तगू रही है और आप दोनों ये बात मेरे सामने कह चुके हैं कि वो जो पीएसपी आई थी वो असल एमक्यूएम थी। तो आप कह रहे हैं कि असल एमक्यूएम को बंद करके वो जाली एमक्यूएम में चले गए। इसको असली एमक्यूएम बनाने के लिए वापस आए ना यार। तो यार जाली एमक्यूएम को बंद करवा के अपने अंदर दम करते ना। नहीं देखिए, पतंग से आवाम की मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। भाई देखिए, मसला ये है कि जो पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के हैं ना, उन्होंने एमक्यूएम में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, वो अब एमक्यूएम बंद नहीं कर सकता। ठीक है, और कराची में एमक्यूएम बंद करने का मतलब ये है कि आप पीपल्स पार्टी को मजबूत कर देंगे, और आप पीपल्स पार्टी को मजबूत भी नहीं चाहते। जरा समझें इस बात को थोड़ा। मैं बस इधर छोड़ देता हूँ बात को, ठीक है ना। आपके जो पॉइंट जो कासिम भाई कह रहे हैं ना, कि मैंने जो थोड़ी देर पहले एक बात कही, मैं मजाक नहीं कर रहा था, कि शुक्र करें खालिद भाई मौजूद नहीं थे कल वहाँ पे, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कोई संभाल पाता उन लड़कों को, जो हम माहौल बन गया था वहाँ पे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखिए, एक बात समझने की कोशिश करें कि आपका जो है ना कि कल आपने सवाल ये पूछा कि मुस्तफा भाई मुस्कुरा क्यों रहे थे। आपको याद होगा जब मेरा आपके साथ व्लॉग हुआ था, तो हमने आपसे कहा था कि ये अल्ताफ हुसैन के लोग हैं एमक्यूएम के अंदर, और ये खालिद मकबूल अल्ताफ हुसैन के लिए काम कर रहा है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, ये इनकी राय है। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा मैं नहीं कह रहा, मैं ओन कर रहा हूँ अपनी बात को, और मैं साबित कर दूंगा अभी आप। ठीक है, तो मैं ये बात कहता आया हूँ बहुत दिनों से, और मगर ये आप काजिम भाई ये तो कह रहे हैं ना कि एमक्यूएम के अंदर अल्ताफ फरस बैठे हुए हैं, ये तो मान रहे थे ना कल आप। वो देखिए चमूने मौजूद। नहीं, चमूने नहीं, आपने कल बहुत अफराद के साथ इस बात को माना, आप रिकॉर्ड पे आ गए, अब आप फिसली गए नहीं इस बात से। देखिए मैंने 3 कैटेगरीज बताई, वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं, वो लोग जो आपने कल कह दिया था रात तक 80% काफी बैठी थी। पूरे वसूख के साथ ये बात मैं कह सकता हूँ कि जिस वक्त लंदन इलाज करवाने के लिए गए थे, वहाँ मुलाकात भी हुई है और उसके बाद फोन के ऊपर राब्ते भी रहे हैं। मैं नहीं मानते इस बात को। अच्छा, इसके बाद आफाक अहमद के भी राब्ते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, और कौन कौन फोन पे बातें करता है मैं आपको पूरी लिस्ट भेज सकता हूँ। एंडी भाई मैं आपको कॉल भी है, कॉलें भी हैं यार। एंडी भाई सबूत देने जा रहा हूँ, आपको सबूत देने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, हमसे तो सबूत मांगा जाता है ना, और जो इल्जाम दूसरी तरफ से लगते हैं उन पर सबूत नहीं मांगा जाता। मैं आपको सबूत देने जा रहा हूँ। मुस्तफा भाई क्यों मुस्कुरा रहे थे? कल रात को एक 25-30 औरतें बच्चे शाह फैसल यूनिट से पहुंचे भादराबाद ऑफिस के बाहर। उन औरतों बच्चों को बचाने वाला, मैं एमक्यूएम से डिमांड करूंगा, उस सेक्टर या यूनिट इंचार्ज का मेरे पास नाम है, अगर होगा तो मैं बता दूंगा, इन्वेस्टिगेशन करें। उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है नदीम एहसान की तरफ से, ठीक है, और नदीम एहसान से हेल्प मांगी है खालिद मकबूल ने। अब मेरे पास इस बात का सबूत नहीं है कि डायरेक्ट कॉल गई है या इनडायरेक्ट गई है, मगर ये कंफर्म है कि खालिद मकबूल ने नदीम एहसान से कहा है कि ये बहुत अच्छा मौका है, आप एक बड़ा जमघटा लेके हैदराबाद हाउस आए
और मुस्तफ़ा कमाल और अनीस भाई को गालियां दें ताकि मैं ग्राउंड बना के आपको इन करूं। मगर अब प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि नदीम एहसान 20 से 25 लोगों से ज्यादा निकलवा नहीं पाया। बात तो तब बनती कि हजारों लोग वहां मौजूद हो जाते, तो एक अलग स्टोरी बन सकती थी। अब इसका सबूत कि ये जो बैनर्स हैं ये किसी अल्ताफी ने बनाए हैं। अगर आप गौर से पढ़ें, उन बैनर्स पे लफ्ज लिखा हुआ है कमालू, ठीक है? और बिल्कुल। कमालू का जो वर्ड है वो अल्ताफी इस्तेमाल करते हैं, हम्म। सही है? तो ये तो बात क्लियर हो गई कि वो बैनर किसी अल्ताफी ने बनवाए हुए थे, करेक्ट? जी। अच्छा, अब बैनर जो है वो 5 मिनट में तो बने नहीं होंगे नहीं। कि भाई नदीम एहसान ने फोन किया, हाँ भाई जरा लेके पहुंच जाओ, तो इतने सारे बैनर रात को 11 बजे पहुंच गए वहां पे, सही है? बैनर बनाने में, पोस्टर बनाने में कुछ नहीं आपको एक दिन का टाइम तो चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ये बैनर पहुंचे 8 तारीख की रात को, झगड़ा शुरू हुआ है 7 तारीख को शाम को, तो शाम को तो ऑर्डर दिया नहीं होगा, प्रिंटिंग प्रेस बंद होते हैं, यानी पूरी 8 की सुबह प्रिंटिंग हुई है, तो रात को बैनर वहां पे पहुंचे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी कि मुस्तफा कमाल को इंस्टिगेट करके एक पूरा कूल आया जाए एमक्यूएम के अंदर। और जैसे कि मैं आपसे कई दिनों से कह रहा हूं कि खालिद मकबूल कमिट करके आया अल्ताफ हुसैन से कि मैं मुस्तफा को माइनस करके आपको दोबारा एंट्री कराऊंगा, ये उसका ट्रेलर था और सबूत था। अगर अभी भी किसी को शक है तो कल की इस हरकत ने, जो कहते हैं ना इंग्लिश में कहते हैं वी हैव फोर्स्ड देयर हैंड, आपने अपोनेंट को अपना ट्रम्प का पत्ता निकाल के दिखाने के लिए फोर्स कर दिया है। ये ट्रम्प नहीं तो कलर अगर आपने खेला हो, कलर का पत्ता काटने में इस्तेमाल कर मजबूर कर दिया है कि वो कोर्ट पीस अपने कलर का पत्ता निकाले। मुस्तफा भाई की मुस्कुराहट दो चीजों की है, एक आपने इस चीज को इस्टेब्लिश कर लिया है, और दूसरा आज भादराबाद के ऑफिस में खालिद मकबूल नहीं आए। जिस सीओसी की मीटिंग की बात हो रही है उसमें ना खालिद मकबूल बैठे थे ना फारूक सत्तार बैठे थे। खालिद मकबूल ने एक बयान जारी किया है अपने घर में अंदर बैठ के, ये वो घर है जो पार्टी का घर है, यानी कि खालिद मकबूल की अगर जी पे लात पड़ती है तो खालिद मकबूल को ये घर छोड़ना पड़ेगा। आपको पता है घर का लेडीज टाइम खाने के पास था, ठीक है ना? तो अपनी पार्टी अपने घर में बैठ के कंफर्ट में आपने स्टेटमेंट दिया है कि हम डिसिप्लिनरी कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले तो डिसिप्लिनरी कार्रवाई खालिद मकबूल पे होनी चाहिए कि उसने कैसे कामरान टिसोरी का नाम डाला उस लिस्ट के अंदर। आप चेयरमैन हो कुछ भी हो, आपने खुद कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है। और एनडी भाई मैं एक और बात कहता हूं, मैं तो पीटीआई वालों को एक बात कह रहा हूं, आपके खिलाफ एक जजमेंट आया है, उस जजमेंट में आपके इलेक्शन को ग्राउंड बना के आपकी पीटीआई आपकी पार्टी की वाट लगा दी गई है, सही है भट्ट साहब? अगर वो जजमेंट नहीं आता, आपकी पार्टी की गेम नहीं खराब होती, तो आपको ये उसके बाद भी आपको 91 सीटें मिल गई। इमेजिन करें अगर आप टिकट पे लड़ते तो कितना गेन मोमेंटम होता। आप ये सवाल पूछवाएं अपने लॉयर्स को, बोले सुप्रीम कोर्ट में जाके कि क्या खालिद मकबूल पाकिस्तान के आइन या ईसीपी के आइन या पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या चेयरमैन का ओहदा रख सकता है? नहीं। ये डिसॉल्व हुए महीने हो गए हैं, अभी तक एमक्यूएम के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए हैं। आप अपनी पार्टी से पूछें, अपनी पार्टी से पूछें जब ये वोटिंग, जब ये टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे उस वक्त पाकिस्तान एमक्यूएम का ये सिस्टम आई थिंक काजिम में डिसॉल्व हो गया था ना जब ये टिकट हुए हैं। टिकट के बाद हुआ है, टिकट के बाद हुआ है, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद एक मीटिंग हुई थी उसमें आज इसमें लीक हुआ था कि वो लीक हुआ था, आज मुस्लिम लीग से बातचीत की गुफ्तगू लीक हुई थी उसके बाद। तो लेकिन आप इलेक्शन आ रहे हैं, बस इलेक्शन आ रहे हैं, आप अपने लॉयर्स को बोले कि बॉस आपने हम पे तो एक बैन लगा दिया, आप एमक्यू में खालिद मकबूल से पूछे ना वो अपने इंटर पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करा रहा अगले इलेक्शन से पहले। और जब आप हमको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं तो खालिद मकबूल के एमक्यू को डिस्क्वालीफाई करें। आपके लॉयर्स क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाते? ये फ्रेंडली फायर में मार देंगे ये। मेरे ख्याल में तो ये एमक्यूएम दानिश भाई एमक्यूएम के पीछे पड़ गए। खालिद भाई आपने तो एमक्यूएम के पीछे नहीं पड़ा हूं। देखिए काजिम भाई ये बात ना कहें, देखिए बात सुने, आपने कुर्बानी दी है एमक्यूएम की, मैंने भी दी है,
अगर मैं एमक्यूएम के लिए कुर्बानी नहीं देता तो मैं आज पाकिस्तान में सीईओ बन के बैठा होता। मुझे भी पाकिस्तान एमक्यूएम की वजह से छोड़ना पड़ा है। ऐसी बात ना करें, हम यहाँ अपना घर छोड़ के बैठे। बड़े लड़कों में से क्या कर रहे हो आप यार? जी सॉरी, बड़े लड़कों में शुमार होता है, क्या क्या कर रहे हो आप? कुर्बानी हमने क्या कुर्बानी दी यार? लोगों की जानें चली गई, नहीं है, लोगों की जानें चली। और मगर मेरी एमक्यूएम, जब हम अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बगावत कर सकते हैं तो हम खालिद मकबूल के गलत फैसलों के खिलाफ भी बगावत करेंगे। नहीं देखिए, वो फैसला तो रिवर्स हो गया दानिश भाई, जो गवर्नर साहब को पार्लिमानी सूबाई पार्लिमानी अफेयर्स को देने की सलाह मिलनी चाहिए खालिद मकबूल को। नहीं देखें वो किसने क्या हुआ। जब ताजीबी कार्रवाई की बात फारूक सत्तार जैसा आदमी आके कर सकता है कारकुनों के खिलाफ, ताजीबी कार्रवाई कि वो कैसे पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ ताजीबी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? जो लोग ये वीलॉग सुने, ये सारा जो अभी भट्ट साहब ने बात कही है, सारा ओनर, सारा बर्डन वोटर और वर्कर पे है, पार्टी की लीडरशिप पे नहीं है। खालिद मकबूल ने इतना बड़ा वायलेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी इस पोजीशन पे बैठ सकता है? किस मुंह से बैठेगा? कल रात को उसने औरतों बच्चों के पीछे छुप के मुस्तफा कमाल और अनीस भाई में वार करने की कोशिश की है। ऐसे डरपोक बेगैरत आदमी को चेयरमैन रहने का हक नहीं है। एमक्यूएम वो पार्टी है जिसके पीछे 25,000 शोहदा का खून है, हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं। उस पार्टी के इतने बड़े पद पे एक बेगैरत आदमी नहीं बैठ सकता। दानिश भाई, मुझे अल्ताफ भाई याद आ जाएंगे, आपकी तकरीर सुन के अल्ताफ भाई याद आ जाएंगे मुझको यार। अल्ताफ यार काज़िम भाई आपके तरफ फिर आप उधर लेके जा रहे हो। बोल रहे हैं आप लोग, चादर कैसे बोल रहे हैं? नहीं चादर की वजह से नहीं बोल रहे हैं, आपके गरजदार आवाज की वजह से बोल रहे हैं। देखिए चादर भी वैसे ही है, चश्मा भी वैसे ही है, मतलब स्टाइल भी वही आज निकला है। दादी भाई स्टाइल भी वही निकला, मतलब यार बहुत सारी चीजें मैच हो रही हैं। एंडी वो साइज जो है ना, अभी जो आपको पिक्चर में साइज नजर आ रहा है, वो भी वही लग रहा है। वो शायद भी वही लग रहा है। आज एमक्यूएम की मरकज पे 2 इजलास हुए ना, 2 इजलास हुए। एक इजलास हुआ था हमारे सूबाई असेंबली के मेंबरान का, और उस सूबाई असेंबली के मेंबरान की मीटिंग को कंडक्ट करने वाले अफराद फारूक सत्तार भाई और अनीस खानी भाई थे। तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली जो बात हो रही थी कि सूबाई मेंबरान के तरक्याती कामों का जो अफेयर्स हैं वो गवर्नर साहब देखेंगे, वो फैसला तो रिवर्स हो गया ना प्रैक्टिकली। बेसिकली आज वो मीटिंग इस बात का सबूत है कि वो प्रैक्टिकली वो फैसला रिवर्स हो गया। और कारकुनों का एहतजाज देखें, इस एहतजाज के पीछे जो कल हुआ, वहां पे जो भी कुछ क्लिप बाहर आई थी, उसमें अनीस भाई या मुस्तफा भाई कहीं नहीं थे। अनीस भाई और मुस्तफा भाई ने कहा कि भाई खालिद भाई से बात कर रहे थे। वो उन्होंने उन्हीं से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है, और अपने कंसर्न जाहिर कर दिए थे। वहां पे तमाम सेक्टर से कारकुन पहुंचे कि भाई हमें क्लियर बताया जाए कि हो क्या रहा है, बिकॉज देयर वाज अ कंफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि कोई भी लीडर बयान देने के लिए उस पर खुल के तैयार नहीं था। फारूक सत्तार भाई ने भी टीवी पे एक दे दिया कि हाँ ये सब कुछ सही है, और उसकी उनके पास अपनी वजूहत होंगी, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन कारकुन वहां सिर्फ ये पूछने के लिए पहुंचे थे कि भाई अभी, इसलिए कि सूबाई मेंबर जो है ना वो टाउन ऑफिस में बैठते हैं। इस बात को समझे एमक्यूएम की वर्किंग को। अब अगर सूबाई असेंबली का मेंबर हमारे जैसे हैं, जमाल भाई हैं 130 के, ठीक है, वो रोजाना टाउन ऑफिस आते हैं। अब अगर एक नोटिफिकेशन निकल जाता है कि जी आपके अफेयर को गवर्नर देखेगा, तो अब उनको हिदायत चाहिए कि अब मुझे टाउन ऑफिस में बैठना है या गवर्नर हाउस में बैठना है, जाके किससे हिदायत चाहिए। तो कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं। काजिम भाई आपने तो एस्टेब्लिशमेंट को अपना पैगाम पहुंचा दिया, दानिश भाई आप एस्टेब्लिशमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा तो पैगाम पूरा नहीं हुआ। मेरा पैगाम ये है कि या तो ये फैसला कर ले कि अल्ताफ हुसैन को वापस कब लाना है, सिंपल सी बात ये है। कभी भी नहीं लाना है तो फिर एमक्यूएम की मदद करें। मैं काजिम भाई को एक बात कहूं, ये जो भी कह रहे हैं ना अल्ताफ हुसैन को कब लाना है, तो ये फिर आपको क़यामत तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं लाना है तो फिर उसके लिए देखें, फिर उसके लिए उस नैरेटिव को जो एक घूमता रहता है मुसलसल एमक्यूएम के अंदर, ये छोटे मोटे इख्तिलाफात को जो जिस तरीके से लंदन से यूज किया जाता है। अगर मैं कोई ट्वीट करता हूं एमक्यूएम के इख्तिलाफ के बारे में, तो उसके नीचे मुझे सारे ट्वीट जो रिस्पॉन्सेज नजर आती है वो लंदन से नजर आती हैं। अगर उस नैरेटिव को खत्म करना है तो उसके लिए एमक्यूएम के अंदर एक क्लियर हेडेड क़यादत का आना जरूरी है, जो आके बिल्कुल क्लियर पॉलिसी दे तमाम कारकुनों को और कराची वालों को कि भाई इंतजार बंद करो। अभी एमक्यूएम के अंदर से ये आवाजें कारकुनों को मिलती रहती हैं कि इंतजार फरमाइए,
ये इंतजार फरमाइए का सिलसिला अगर बंद करना नहीं करना है तो फिर मतलब मेरे जैसे लोग तो कब तक इंतजार करेंगे यार कि चीजें जो है राइट डायरेक्शन में जाएं। हम लोग नहीं कर सकते उसको उस वक्त तक जब तक कि वो लोग इंतजार फरमाइए वाली फिल्म यहाँ पे चलाते रहेंगे, और ऐसे लोग जी मौजूद हैं उनके में। जी दानिश भाई, एस्टैब्लिशमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ख्याल एस्टैब्लिशमेंट ही नोटिस ले सकती है चेयरमैन साहब ने जो कुछ किया है। देखिए, एक चीज एस्टैब्लिशमेंट को समझनी पड़ेगी कि आप ये देखिए, इतने मुश्किल हालात में मुस्तफा भाई और उनकी टीम ने बगावत की, ठीक है। बिल्कुल। हम जैसे लोगों ने उस बगावत को इंकरेज होके उस बगावत का हिस्सा बने, ठीक है। आज और अच्छा, हमने क्यों बगावत की? हमने कोई प्लॉट नहीं लिए, हमने कोई ताकत नहीं ली, कोई मिनिस्ट्री नहीं ली, कोई जायदाद नहीं ली। अपनी जिंदगियां खतरे में डाली, अपने बच्चों की जिंदगियां खतरे में डाली, अपने करियर्स दाव पे लगाए, सब कुछ दाव पे लगा दिया। मगर आपने इतनी बड़ी बगावत के नतीजे में उसके बावजूद आप कंपनसेट उन्हीं लोगों को कर रहे हो इनडायरेक्टली, चाहते अनजाते हुए, कि जिसके खिलाफ हमने बगावत की थी, जिनको आपने हमारे साथ मिलके कहा था वो पाकिस्तान के दुश्मन है, आप उनकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद मदद कर रहे हो। तो आप क्या मैसेज दे रहे हो? आप क्या हमें वही मैसेज दे रहे हो जो बांग्लादेश में बिहारियों को दिया गया, जिन्होंने मुक्ति बहानी के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था और आज कुत्ते वाली जिंदगी वहां गुजार रहे हैं? तो क्या आप हमें भी मैसेज दे रहे हो कि अगर हम आपके साथ खड़े हुए हैं तो आप उसका हमें इनाम ये दोगे? पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए ना, हमको रियासत पाकिस्तान है ना, उस पाकिस्तान में खड़े जिसको हमारे बापदादा ने बनाया, ठीक है। तो आप हमें क्या मैसेज दे रहे हो? आप हमें ये मैसेज दे रहे हो कि तुम्हारी इतनी बड़ी कुर्बानी के बावजूद भी हम अपनी चूंकि मजबूरियां हैं, हमारी चूंकि मजबूरियां, हमें अपनी दुकान चलानी है, हम तब भी तुम लोगों को ओवरसी करके उनका साथ देंगे कि जो पाकिस्तान ना खपे के नारे लगाते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ लेटर्स लिखते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, उनकी जो कारिंदे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनका साथ देंगे। तो आप और हमें रिटर्न में क्या दे रहे हो? आप हमें कह रहे हो चूंकि तुम सांस ले रहे हो, तुम जिंदा हो, तुम अभी तक मरे नहीं हो, तुम्हें किसी गोली ने मारा नहीं है, किसी टारगेट किलर ने खत्म नहीं किया है, ये तुम्हारा इनाम है। तो बस अगर ये आपकी पॉलिसी है ना, तो फिर तो चला ली रियासत आपने। फिर क्या होगा? फिर होगा क्या? रियासत ऐसे नहीं चली। देखिए, हाँ, फिर होगा क्या? देखिए होगा क्या। हम मेरे तो देखें, बाप दादा ने बगावत की अंग्रेजों के खिलाफ, सही है। पहले मेरे ननियाल निकाली गई रामपुर से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करके, फिर मेरी ददियाल निकाली गई हैदराबाद दक्कन से, जब हैदराबाद पे हमला किया इंडिया ने, उसके खिलाफ बगावत करके शोहदा दे के हम लोग पाकिस्तान आए। मुझे खुद निकाला गया पाकिस्तान से। हम तो बागी लोग हैं, हम लोग काफी बगावत की है। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, और हमें बगावत निभानी आती है। को लाइव प्रोग्राम देख रहा है और उसने मुझे अभी जो है ना, मतलब ये हमारी बातें सुन के उसने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर स्टिकर भेजा है कि ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं, गवर्नमेंट आंटी वाला। देखिए, वो इस तरह के लोग तो पाकिस्तान में बहुत है बेचारे, क्या कह सकते हैं। वो सियासतदानों की बात कर रहा है, हमें नहीं कह रहा भाई वो। अच्छा, सियासतदानों को। बट साहब आपका कोई पैगाम हो एस्टेब्लिशमेंट के लिए? एस्टेब्लिशमेंट के लिए पैगाम, भाई देखें, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट है कौन, पहले ये बताएं। आप लोग बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में फौज है एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में रियासत पाकिस्तान नहीं है, आपकी फौज है रियासत, ठीक है। और माजरत के साथ जितने भी आपके पॉलिटिशियंस हैं इधर से उधर, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो सब फौज के कारिंदे हैं, ठीक है। जब तक आपके जो पार्टी के लीडर्स हैं, जो आपके क्या कहते हैं, जो भी पार्टियां चला रहे हैं, जब तक ये पब्लिक को रिस्पांस नहीं करेंगे ना, जब तक ये पब्लिक के पास नहीं जाएंगे, ना इस मुल्क का कुछ होने वाला है और ना ही माजरत के साथ इस अवाम का कुछ होने वाला है। आपको अपनी पब्लिक के साथ खड़ा होना है। लेकिन 77 सालों में ये आपकी जितनी भी अशराफिया है, आपके जितने भी लोग पार्लियामेंट्स में आते हैं, MNA MPA बनते हैं, सेनेटर गवर्नर बनते हैं, इनका पब्लिक के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनका गठजोड़ है सिर्फ फौज के साथ, बस, ठीक है। जो फौज इनको कहती है, वन पेज वाली पॉलिसी सियासतदान लेके आते हैं।
जी, बात खत्म हो गई। वन पेज वाली बातें हमारे आप मुझे सियासतदान करते बताएं, हैं, अवाम 70 नहीं साल करती। में 70 साल में कौन से लीडर हैं या कौन सी पार्टी है जिसने पब्लिक के लिए कुछ किया है? मेरे हिसाब में तो पब्लिक के लिए किसी ने आज तक कुछ नहीं किया है। किसी ने भी कुछ नहीं किया जब तक अवाम और रियासत एक पेज पे नहीं होंगे। मेरा ख्याल इस रियासत का सर्वाइवल अब बहुत मुझे मुश्किल होता नजर आ रहा है। बड़ी माजरत के साथ आज ये कहने पे मजबूर हूं मैं कि शायद अगर इसी तरह पाकिस्तान चलता रहा तो 10 साल और सरवाइव नहीं कर पाएगा। देयर माइट बी नो पाकिस्तान ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड इफ वी कीप प्रैक्टिसिंग द थिंग्स वी आर प्रैक्टिसिंग टुडे। ऐसे ही अफवाज और एस्टेब्लिशमेंट का काम मुल्क चलाना नहीं होता, सिविलियन मुल्क चलाते हैं। अफवाज और एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। ये जो हमने एक ड्रामा पाकिस्तान के अंदर बनाया हुआ है, देयर आर फिजिकल बॉर्डर्स, वी अंडरस्टैंड दैट एंड दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड, मगर वो किसी भी रियासत की कोई नजरियाती सरहदें नहीं होती। अच्छा एंडी, मैं एक बात करूं? ये नजरियाती सरहदों के मुहाफिज जो है ना, मुझे सिर्फ पाकिस्तान में नजर आते हैं, दुनिया में किसी और रियासत में मुझे आज तक नजर नहीं आया। तो इन ड्रामेबाजियों से जब तक हम बाहर निकल के इस मुल्क को एज अ कंट्री ऑपरेट नहीं करना शुरू करेंगे, जब तक ये किसी सही डायरेक्शन में नहीं जा सकता। और अगर हमने अपनी हरकतें बंद ना की तो शायद हम दुनिया के नक्शे पर ना रहें। जी भट्ट साहब, ये देखें, ये जो हर बंदा आके कहता है ना कि हमने जी कायदे आजम का पाकिस्तान बनाना है, इलामा इकबाल का पाकिस्तान बनाना है, ये माजरत के साथ 25 करोड़ अवाम को ना चूतिया बना रहे हैं। भाई, कायदे आजम और इलामा इकबाल का पाकिस्तान आपने उसी दिन तोड़ दिया हुआ है, ठीक है? जिस दिन आपने बांग्लादेश बनाया था, कायदे आजम का पाकिस्तान आपने उसी दिन बिल्कुल। तोड़ दिया था जिस दिन आपने इस पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया था। कायदे आजम का पाकिस्तान आपने उसी दिन तोड़ दिया था जिस दिन आपने पाकिस्तान का दारुल खुलाफा कराची से उठा के GHQ पिंडी में डाल दिया था। आपने कायदे आजम का पाकिस्तान तोड़ दिया था। तो ये कायदे आजम का पाकिस्तान बनाएंगे ना, ये चूरन भेजना बंद करें आप। ये बात बबांगे दोहल कई दफा मैं कह चुका हूं कि ये मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं, ये जुल्फकार अली भुट्टो का पाकिस्तान है जी। वो इसका खालिक था, वो इसका बानी था। उसने मशरकी पाकिस्तान को अलहदा करके इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया, मार्शल लॉ लगाया। मार्शल लॉ के बाद वो इस मुल्क का वजीर आजम बना और उसने एक आइन इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। ये असल में भुट्टो का पाकिस्तान है, और चीफ मार्शल आर्ट मगर इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है। लेट दिस आर्ग्यूमेंट बी फॉर अनदर डे। अगली दफा तक के लिए इजाजत दीजिए, बशर्ते जिंदगी के लिए। अल्लाह हाफिज। काजिम भाई, दानिश भाई, औरंगजेब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, किस किस का अपलोड 100% हो गया ये बताओ।